दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम HPJBT टैट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि मैं आज इस वीडियो की शुरुआत करूं, आज के सवालों की शुरुआत करूं, आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, हमसे आप लोग जुड़े। दोस्तों आप हमारे द्वारा पोस्ट किए हुए वीडियोज़ देखते हैं, उन्हें आप पसंद करते हैं, इसके लिए आपके हम सदैव आभारी रहेंगे। आप लोगों ने हम पे भरोसा किया दोस्तों, यही हमारा हौसला बन जाता है और यही हौसला हमें और अधिक काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक विनती आपसे और करना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशंस कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को पूरा देखें। यहाँ पे बताया गया हर एक सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखिए। सही चीज़ों पे अपना समय इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे द्वारा बिताया गया आज का एक एक पल हमारे आने वाले कल को डिसाइड करेगा। इस बात को अपने दिमाग में हमेशा रखिए। आप पूरा फोकस अपने मंजिल पे कीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपको कभी कभी अपनी मंजिल को पाने के लिए मुसीबतें उठानी पड़ती हैं तो आप चिंता मत कीजिए, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। याद रखिए कि आपका सपना जितना बड़ा है आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी, लेकिन जितनी अधिक आप तकलीफ़ें उठाएंगे दोस्तों उतनी ही बड़ी हमारी कामयाबी होगी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेता हुआ आज के मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल देखते हैं। औद्योगिक क्रांति किसके आविष्कार से शुरू हुई? ऑप्शन ए भाप इंजन, ऑप्शन बी टेलीफोन, ऑप्शन सी टेलीविजन, ऑप्शन डी हवाई जहाज। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, भाप इंजन के आविष्कार से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। दोस्तों औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप में हुई है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप में हुई, और यूरोप में यदि आपसे पूछा जाए कि औद्योगिक क्रांति कहाँ पे शुरू हुई है तो ये सबसे पहले ब्रिटेन में या फिर इंग्लैंड में, आप कह सकते हो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। औद्योगिक क्रांति दोस्तों ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में होती है। कहने का मतलब ये है कि 1750 से लेकर के 1830 का जो समय है दोस्तों, इसी बीच औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। औद्योगिक क्रांति 2 चरणों में हुई, 2 फेज में हुई, लेकिन औद्योगिक क्रांति का जो पहला चरण इसी बीच हुआ दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आपसे परीक्षाओं में कुछ और सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे यदि पूछा जाए हरित क्रांति जो है किसके उत्पादन से जुड़ी हुई है, तो हरित क्रांति दोस्तों गेहूं और चावल के उत्पादन से जुड़ी हुई है या फिर कृषि से जुड़ी हुई है। सफ़ेद क्रांति दूध से जुड़ी हुई है, नीली क्रांति मछली से, पीली क्रांति तिलहन से। इसी तरह से दोस्तों यदि सिल्वर क्रांति आपसे पूछा जाए तो सिल्वर क्रांति अंडों के उत्पादन से जुड़ी है। और आपसे ग्रे क्रांति, यदि ग्रे रेवोल्यूशन पूछा जाए तो ग्रे रेवोल्यूशन दोस्तों फर्टिलाइजर्स के उत्पादन से जुड़ी हुई है। परीक्षाओं में बार बार ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये अमेरिका के एग्रीकल्चरिस्ट थे, तो ये हरित क्रांति के जनक हैं। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, तो भारत में दोस्तों MS स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति से जुड़े हैं। MS स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। भारत में हरित क्रांति दोस्तों 1965 से शुरू होती है। 1965 के अंत या फिर 1966 की शुरुआत में ही हरित क्रांति भारत में शुरू हुई है। 1965 ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में सवाल कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन यदि आपसे सवाल यदि पूछा जाए कि सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है, तो दोस्तों सफ़ेद क्रांति के जनक जो है इनका नाम है वर्गीज कुरियन। परीक्षाओं में ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। वर्गीज कुरियन जो है दोस्तों सफ़ेद क्रांति से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से दोस्तों जो सिल्वर क्रांति है, सिल्वर क्रांति की शुरुआत दोस्तों इंदिरा गांधी ने की है। चलिए इस सवाल में जो दूसरे ऑप्शंस हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों टेलीफोन की शुरुआत, टेलीफोन का जो आविष्कार किया है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। और जो टेलीविज़न है दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार, टीवी का जो आविष्कार किया JL बेयर्ड ने। JL बेयर्ड ने टीवी की खोज की, टीवी का आविष्कार किया। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है दोस्तों कि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन बी प्रदूषण फैलाने वाले, ऑप्शन सी काला सोना, ऑप्शन डी जैविक ईंधन। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन। हम कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोल को कहते हैं। दोस्तों कोयला, प्राकृतिक गैस जो है, कच्चा तेल जो है, जिसे हम प्राकृतिक गैस को हम कच्चा तेल भी कहते हैं, तो कोयला और प्राकृतिक गैस जो है ये वनस्पति या पेड़ पौधों के लाखों साल पहले ज़मीन के अंदर दब जाने से इनका निर्माण होता है। जब उन पेड़ पौधों का ज़मीन के अंदर दब जाने से जब उनका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है दोस्तों, तो लाखों साल इस को बनने में लग जाते हैं, तो कोयले का निर्माण या फिर प्राकृतिक गैस का निर्माण हो जाता है। इन्हें हम फॉसिल फ्यूल या फिर जीवाश्म मतलब जीवों के अवशेष हम इन्हें कहते हैं। ये जो काला सोना है दोस्तों, कोयले को हम काला सोना भी कहते हैं, कोयले को हम काला सोना भी कहते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि द्रव सोना किसे कहते हैं, तो जो कच्चा तेल होता है यानी कि पेट्रोलियम जो होता है दोस्तों, उसको हम द्रव सोना या फिर लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। सवाल परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का अगला सवाल। एक आदमी अचानक शेर को देखता है, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, तो उस समय शरीर कौन सा हार्मोन छोड़ता है? और ऑप्शन ए है एड्रेलिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी ग्लूकागोन। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है एड्रेलिन। एड्रेलिन को दोस्तों हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, आपातकाल ग्रंथि। एड्रेलिन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, आपातकाल हार्मोन भी इसे हम कहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो इंसुलिन है, इंसुलिन का निर्माण हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज होता है, जो अग्नाशय होता है, वहाँ पर इंसुलिन का निर्माण होता है। अग्नाशय एक ग्रंथि है दोस्तों और इंसुलिन एक हार्मोन है। परीक्षाओं में ये सवाल यूं भी पूछा जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है और इंसुलिन की यदि कमी हो जाए शरीर में तो डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ जिसे हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं, तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़, शुगर या फिर मधुमेह की बीमारी हो जाती है। सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला सवाल। अब पराध्वनि विमान किस परत का क्षरण करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो सुपरसोनिक जेट्स हैं दोस्तों वो किस परत का क्षरण या फिर डिप्लीशन करते हैं? और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ओजोन परत का डिप्लीशन जो है पराध्वनि विमान करते हैं। ओजोन परत दोस्तों सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में पाई जाती है, या फिर हम कहें कि यदि ऑप्शन में सिर्फ समताप मंडल या मध्य मंडल है तो हम कहेंगे ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। और ओजोन के डिप्लीशन या ओजोन के क्षरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है, सबसे ज़्यादा जो ओजोन के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है घटक, उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ओजोन छिद्र, ओजोन परत में छिद्र कहाँ पर देखे गए, तो अंटार्कटिका पर जो है ओजोन छिद्र सबसे पहले देखा गया। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला सवाल। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 है ऑक्सीजन, 2 है नमी, 3 है कार्बन डाइऑक्साइड। और सवाल यह है कि लोहे में जंग लगने के लिए उपरोक्त में से कौन सा जरूरी है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 जो है वो लोहे में जंग लगने के लिए ज़रूरी है। लोहे में जब जंग लगता है दोस्तों, लोहे में जंग ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में ही लोहे में जंग लगता है। तो ये सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। और लोहे में जंग लगना दोस्तों ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये एक केमिकल प्रोसेस है। कई बार ये सवाल परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हम आपसे पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रियाओं में क्या अंतर होता है। जो प्रक्रियाएं रिवर्सिबल नहीं होती, यानी कि जो प्रक्रियाएं इरिवर्सिबल होती हैं, उन्हें हम रासायनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। और जो प्रक्रियाएं रिवर्सिबल हो जाती हैं उन्हें हम भौतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं।
और जैसे चीनी का घोल या फिर पानी का नमक में घुलना, ये भौतिक प्रक्रियाएं हैं दोस्तों, क्योंकि ये रिवर्सिबल हो जाती हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अगला सवाल। कांच को सही तरीके से वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए तरल, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी शीतल तरल, ऑप्शन डी कोलाइड। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी शीतल तरल। कांच जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड ही है दोस्तों। हालांकि कांच कई तरह से होते हैं, कई तरह के कांच होते हैं, लेकिन कांच में से इस सवाल को कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कांच क्या है, तो कांच सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि शीतल तरल ही है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला सवाल। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत वनस्पति पर क्रिया द्वारा खालिस्तान बनता है। ऑप्शन ए बालू, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी ह्यूमस, ऑप्शन डी कुकुरमुता यानी कि मशरूम। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी ह्यूमस, जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत वनस्पति पर क्रिया करके बनाया जाता है। दोस्तों ह्यूमस जो है, जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उन पर सूक्ष्म जीव क्रिया करके उसको ह्यूमस में बदल देते हैं। ह्यूमस को हम खाद मिट्टी भी कहते हैं। ह्यूमस का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट गुण जो है दोस्तों ये है कि ह्यूमस जो है पानी और न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पेड़ पौधों के लिए खनिज जो होते हैं उनको होल्ड करके रखता है। और ये जो बालू है दोस्तों, चट्टानें जब टूटती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तो उसे हम बालू कहते हैं। और जो कोयला है दोस्तों, कोयले की 3-4 किस्में पाई जाती हैं। और यहाँ से सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि कोयले की सबसे शुद्ध किस्म कौन सी है, या सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस कोयले में होती है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन की मात्रा सबसे अधिक जिस कोयले में होती है उसका नाम है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला जो है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कोयले का सबसे शुद्धतम रूप है एंथ्रासाइट। उसके बाद दोस्तों दूसरी किस्म का जो कोयला है उसे हम कहते हैं बिटुमन कोयला। दुनिया में जो अधिकांश कोयला होता है वो बिटुमन कोयला ही होता है। इसके बाद कोयले की जो अगली किस्म है दोस्तों उसे हम कहते हैं लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले को हम भूरा कोयला भी कहते हैं, ब्राउन कोल। भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट कोयला को। और चौथी जो किस्म है दोस्तों उसे कहते हैं पीट कोयला। ये मैंने कार्बन की जो मात्रा सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम और सबसे कम इस रूप में लिखे हैं। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज का अगला सवाल। अगला सवाल है कि कौन सा घटक पानी की कमी के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी बढ़ती जनसंख्या, ऑप्शन सी पानी के स्रोतों का गलत प्रबंधन, ऑप्शन डी अतिवृष्टि। मतलब सवाल पूछने का ये है मतलब कि निम्नलिखित में से पानी की कमी किसके कारण नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जितना अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण होगा, या जनसंख्या जितनी अधिक बढ़ेगी, या फिर पानी के स्रोतों का प्रबंधन हम सही तरीके से नहीं करेंगे, पानी की कमी होगी। और जो कारण जो है, जो घटक उत्तरदायी नहीं है पानी की कमी के लिए, वो है एक्सेस रेन यानी कि अतिवृष्टि जो है पानी की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के क्षेत्रफल को घेरता है सबसे अधिक। ऑप्शन ए है रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन बी है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन सी है घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन डी है पहाड़ पारिस्थितिक तंत्र। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जो है पृथ्वी के क्षेत्रफल को सबसे ज्यादा घेरता है। दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के क्षेत्रफल का 71% भाग दोस्तों पानी है और 29% भाग दोस्तों जमीन है। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के क्षेत्रफल को सबसे अधिक जो है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र घेरता है। अब दोस्तों आपसे सवाल यूं भी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि पृथ्वी में जो पानी है उसमें महासागरों में कितना पानी पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी में उपस्थित पानी के कुल भाग का कितना भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों,
महासागरों में 97% से अधिक पानी जो है पृथ्वी के कुल पानी का पाया जाता है। परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है। और यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि पृथ्वी पर पीने लायक यानी कि पीने योग्य पानी कितना उपलब्ध है, तो 2.5 से 2.7 तक, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि 2.5 से 3% तक जो पानी है, 2.5 से 3% तक पानी जो है ये पीने लायक है, केवल 2.5% से 3% तक। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यदि आपसे पूछी जाए तो 2.5 से 2.7% पानी जो है पीने योग्य ही है। बाकी जो पानी है समुद्रों में है और खारा है, पीने लायक नहीं है। तो दोस्तों आज का अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से माफ कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं आज का अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ ऋतु में उगाई जाती है? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी अलसी, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी मसूर। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है सोयाबीन जो है एक खरीफ फसल है। सोयाबीन एक खरीफ फसल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाइए तो इस तरह के ये जो टॉपिक है इन टॉपिक्स को जरूर देख के जाइए। दोस्तों इस सवाल को थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो खरीफ की फसल है दोस्तों, ये अप्रैल से मई के महीने में ये बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में ये काटी जाती है। सवाल आपसे यूं भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और यदि आपसे सवाल पूछा जाए, मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब मानसून की शुरुआत होती है तो ये फसल बोई जाती है, इसीलिए इन्हें मानसूनी फसल भी हम कहते हैं। तो इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ है या कौन रबी है, तो ये जो है कपास है, मक्का है, सोयाबीन है, चावल, अरहर, मूंगफली और बाजरा जो है ये खरीफ फसलें हैं। और जो रबी की फसल है दोस्तों, ये बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर में, और इसको जो काटा जाता है इसे हम मार्च अप्रैल में काटते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब मानसून खत्म होने लगता है तब इस फसल को बोया जाता है, और जब बसंत शुरू होने लगता है तो इस फसल को हम काटते हैं। तो रबी की जो फसल है दोस्तों वो इसमें से सरसों है, गेहूं है, चना, जौ जो है ये रबी की फसलें हैं मुख्य। दोस्तों ये जो जायद फसलें होती हैं ये मार्च से मई के बीच में तैयार की जाती हैं। जायद फसलों में दोस्तों ज़्यादातर वो फसलें होती हैं जिनमें पानी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, या फिर बेल जो होती है दोस्तों, बेल में जो फसलें उगती हैं उन्हें हम जायद फसल कहते हैं। तो जायद फसलों में दोस्तों जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, सूरजमुखी हो गया, गन्ना हो गया, करेला हो गया या फिर कद्दू जो है, ये जायद फसलों के ही कुछ एक उदाहरण है। तो आज का अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्न में से डायलिसिस किस से संबंध रखता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी पेट। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, गुर्दे से डायलिसिस संबंध रखता है। दोस्तों डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस रक्त को जो साफ करने की प्रक्रिया होती है उसे ही हम डायलिसिस कहते हैं, और गुर्दा जो है यानी कि जो किडनी है वही रक्त को साफ करता है। दोस्तों ये जो यकृत है, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि यूरिया का एक्सक्रीशन, यूरिया का उत्सर्जन शरीर के किस अंग से होता है, तो आपका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा गुर्दे यानी कि किडनी से यूरिया का उत्सर्जन होता है। यकृत में ही दोस्तों पित्तरस का निर्माण भी होता है। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन पित्तरस का भंडारण या पित्तरस जो स्टोरेज उसका होता है वो पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में होता है। हमारे पेट में पाया जाता है दोस्तों अम्ल, उसका नाम है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अलावा दोस्तों ये जो स्प्लीन है, स्प्लीन को हम शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। रक्त का ब्लड बैंक जो है दोस्तों वो हम कहते हैं स्प्लीन को। दोस्तों स्प्लीन, इसे हम प्लीहा या फिर तिल्ली भी कहते हैं। स्प्लीन को रक्त का RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं। सवाल परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। इस तरीके का यदि सवाल आपको पूछा जाए तो RBC का कब्रिस्तान जो है वो भी हम स्प्लीन को ही कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का अगला सवाल। चक्रवात किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी आंधी तूफान, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी हिमस्खलन। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, आंधी तूफान को हम चक्रवात कहते हैं। दोस्तों जब हवा ऐसे गोल पाथ में घूमती है बहुत तेज़ तो उसी को ही हम चक्रवात कहते हैं।
उसके अलावा दोस्तों भूकंप जो है ये पृथ्वी के अंदर कुछ आकस्मिक अंतर्जातीय प्रक्रिया होती है। एक सडन एनर्जी जो है पृथ्वी से रिलीज होती है जिसमें कि भूमि कांपने लगती है, उसी को हम भूकंप कहते हैं। दोस्तों भूकंप जिस जगह पर शुरू होता है उस जगह को हम, जहाँ पे भूकंप का उद्गम होता है उस जगह को हम भूकंप का उद्गम स्थल यानी कि सिस्मिक फोकस कहते हैं। लेकिन सिस्मिक फोकस के ऊपर जो भूपटल होता है या भूकंप स्थल के ऊपर जो दोस्तों धरती की सतह होती है उसे हम कहते हैं भूकंप का एपिसेंटर। परीक्षाओं में ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि भूकंप का एपिसेंटर किसे कहते हैं, या हम इसे कह सकते हैं भूकंप का जो अभिकेंद्रण होता है वो कहाँ पर होता है, वहाँ पर जहाँ पर भूकंप शुरू होता है या फिर भूकंप के ठीक ऊपर की जो सतह वहाँ पर। तो आपका जो जवाब होगा भूकंप के ठीक ऊपर की जो सतह होती है, भूपरपट्टी होती है, उसे ही हम भूकंप का एपिसेंटर कहते हैं। और भूकंप के एपिसेंटर में ही दोस्तों सबसे पहले भूकंप की तरंगों को अनुभव किया जाता है। तो भूकंप की तरंगों का अनुभव सबसे पहले कहाँ पे होता है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा भूकंप के एपिसेंटर यानी कि भूकंप के अभिकेंद्रण में। इसके अलावा दोस्तों यदि आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछा जाए कि भूकंप की तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है, तो आपका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तरंगों को मापते हैं। लेकिन यदि आपको सवाल पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं, यदि भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है, इस तरीके का सवाल यदि पूछा जाए दोस्तों, तो भूकंप की तीव्रता को हम, यानी कि जो इंटेंसिटी होती है भूकंप की, उसको हम रिएक्टर स्केल से मापते हैं। तो आपसे ये सवाल भी परीक्षाओं से पूछा जा सकता है। दोस्तों कभी कभी सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता को किस में मापते हैं, उसमें ऑप्शन आपको रिएक्टर स्केल और आपको सिस्मोग्राफ दोनों दिया जा सकता है। लेकिन यदि भूकंप की इंटेंसिटी पूछा जाए, तीव्रता पूछा जाए, तो आपका जवाब होगा रिएक्टर स्केल। लेकिन यदि आपको पूछा जाए भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है, तो आपका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा सिस्मोग्राफ। तो देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी सवाल, और आज का आखिरी सवाल ये है कि भारत का एकमात्र राज्य जो केसर पैदा करता है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी जो है जम्मू कश्मीर। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर केसर का उत्पादन किया जाता है। हालांकि दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य से अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर अब भारत का एक राज्य ना होकर के यहाँ से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आपको सवाल किस तरह से पूछा जाए तो आप उसी तरीके से सवाल का जवाब दीजिएगा। हालांकि दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में भी केसर का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सवाल यदि हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का पूछा जाए और उसमें ऑप्शन भी आपको हिमाचल प्रदेश के ही जिले दिए जाएंगे। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए भारत का एकमात्र राज्य, तो आपका जो जवाब होगा दोस्तों जहाँ पे केसर का उत्पादन किया जाता है वो है जम्मू कश्मीर। दोस्तों सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से जिसकी सीमाएं लगती हैं। इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो आज दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप यूं ही दोस्तों हमारे वीडियोस को देखते रहें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें दोस्तों। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन लोगों को ज़रूर इस तरह के वीडियो दोस्तों शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, दूसरे लोगों को भी आप हमारा चैनल रिकमेंड कीजिए। तो आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। हम आपके लिए नए नए वीडियोस इसी तरीके से बनाते रहेंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं आप लोगों का शिवालिक चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों। आगे आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह से दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।